जय दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का 20वां टॉपिक देख लिए हैं, तो आज हम लोगों का 21वां टॉपिक होने वाला है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ये जो है कि हम लोगों का 21वां टॉपिक है और जो है कि छोटे से छोटे टॉपिक जो है कि लूसेंट का जितना भी छोटा टॉपिक है उससे भी प्रश्न लेकर आ रहा हूँ और बड़ा टॉपिक है उससे भी लेकर आ रहा हूँ। मतलब टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना है लूसेंट का। जितना भी प्रश्न बनेगा हर एक टॉपिक से मैं डेली बाई डेली लेकर आ रहा हूँ। क्या है कि ये वन लाइनर प्रश्न है और वन लाइनर का मतलब होता है आंसर और प्रश्न साथ साथ बोला जाता है। जो कि आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि ऐसे ऐसे जो है कि जो टॉपिक से ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस प्रश्न पे जो है कि अपना नजर बनाए रखिएगा, तो हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो एक दिन बाद और 2 दिन बाद आता है, तो थोड़ा बहुत जो है कि कुछ रीजन है इसलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है। वर्तमान में थानेसर स्थान है। मतलब इसको पहले जो है कि इसको कुरुक्षेत्र और जो है कि कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है। वर्तमान में थानेसर के नाम से इसे जाना जाता है। थानेश्वर को वर्तमान में थानेसर के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र के बारे में आप लोगों को पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जो है कि लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा में पड़ता है। और 18 दिन तक ये लगातार युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी, अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए, जयवर्धन और हर्षवर्धन। बोल रहा है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए, जयवर्धन और हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोध वृक्ष बोध गाया में जो है कि जो बोध वृक्ष था उसको जो है कि शशांक ने कटवा दिया था। बोध गया में जो बोध वृक्ष था उसको शशांक ने कटवा दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि बोध वृक्ष को किसने कटवाया, तो शशांक ने कटवाया। अगला प्रश्न है, जयवर्धन के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कुछ प्रश्न जो है कि इन टॉपिक से हट के आते हैं, तो जो है कि लूसेंट में नोट करके देता है। बीच में टॉपिक के बीच में जो है कि एक प्रश्न 2 प्रश्न जो है कि नोट में दे देता है। तो जो है कि वो प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि एक टॉपिक से हट के है, टॉपिक से हट के बिल्कुल नहीं है, उसको जो है कि नोट में दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, जयवर्धन के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को। शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन कौन सी उपाधि धारण की, तो जो है कि परम भट्टकार। हर्षवर्धन परम भट्टकार नामक उपाधि धारण किया। परम भट्टकार नरेश की उपाधि, उसमें जो है कि परम भट्टकार या नरेश, नरेश मतलब राजा महाराजा, ये सब जो है कि पहले के राजा जो है कि लगाते थे, तो वही परम भट्टकार नरेश की उपाधि जो है कि धारण किया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच पूछेगा क्वेश्चन कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है कि किस नदी के तट पर जो है कि युद्ध लड़ा गया, तो जो है कि नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। इस युद्ध में जो है कि हर्षवर्धन की हार हुई। अगला प्रश्न है,
चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। बोल रहा है कि यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो जो है कि बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से जो है कि भारत आया था। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग से मिलने के बाद पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग से मिलने के बाद जो है कि पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने किया। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने किया। बाणभट्ट के गुरु भरजीव थे। बाणभट्ट के गुरु भरजीव थे। ये जो है कि जितना भी प्रश्न है टॉपिक वाइज प्रश्न है और जो है कि ये लुसेंट में 100% मिलेगा। जब टॉपिक आप खुद से भूति वंश निकालिएगा तो जो है कि इसमें जो है कि एकदम लाइन बाय लाइन जो है कि जितना भी प्रश्न बनता है वो प्रश्न 100% मिलेगा। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने किया। बोल रहा है कि प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने किया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों का प्रधान केंद्र मथुरा था। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र मथुरा था जो यूपी में स्थित है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। बोल रहा है कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। तो पूछेगा कि लोकपाल शब्द कहाँ से आया? तो हर्षचरित से आया। ये जो है कि पुष्यभूति वंश से संबंधित जो है कि कुछ प्रश्न था जो है कि टॉपिक वाइज डेली बाय डेली जो है कि लुसेंट का मैं ला रहा हूँ। जो है कि ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 0.07 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारा मनोबल जो है कि बढ़ेगा कि और जो है कि टॉपिक पे प्रश्न लिखा जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।